हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे, ठीक है ना, विद्युत आवेश के बारे में जो पढ़ा था उसमें हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर एन ई, ठीक है ना। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना। फिर हम आगे की बात करेंगे जो कि आवेशन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धातु को 1 कूलाम आवेश देने पर आवेशित, लेकिन कौन सा आवेश, धन आवेशित, ठीक है ना, धन आवेशित करने पर धातु में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, किसकी, प्रोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कोई भी धातु है, मान लीजिए ये धातु है, ठीक है ना। तो इस धातु पर 1 कूलाम आवेश यानी कि हमको Q बराबर कितना देना है, 1 कूलाम देना है इसको, ठीक है ना। 1 कूलाम दिया तो इसको क्या कर दिया, धन आवेशित कर दिया, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया है। तो इसमें उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, इनकी प्रोटोनों की संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, भाई दिया क्या क्या है हमको क्वेश्चन में, तो वो हम पहले इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। दिया गया है यहाँ पे Q बराबर 1 कूलाम, क्या दिया है, Q बराबर 1 कूलाम, और E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे धनावेशित किया गया है और यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और हमको निकालना क्या है यहाँ पे, प्रोटोनों की संख्या यानी कि एन हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया हमको क्या चाहिए और कैसे निकालना है। तो हम जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को अपन जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन प्लस वाला लेंगे ना कि नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे लेंगे Q बराबर प्लस एन ई। तो यहाँ पे अब अपन क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तो Q बराबर कितना है 1 है, बराबर एन इंटू ई का मान कितना है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अब इसको क्या करेंगे अपन, इसके भाग में दे देंगे, यानी कि एन बराबर हमारे पास क्या जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहाँ पे ये क्या है 1 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, तो ये यहाँ पे निकल के आएगा आंसर हमारा एन का मान, यानी कि प्रोटोनों की संख्या हमारे पास कितनी निकल के आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा है आवेश। देखिए हमारा टॉपिक है आवेशन, चार्जिंग, ठीक है ना। अब ये टॉपिक देखिए जाना माना टॉपिक है। आपके पास जो मोबाइल है उसमें जब आप इसको चार्ज में लगाते हो तो क्या होने लगता है, चार्जिंग होने लगता है, क्या होने लगता है, आवेशन होने लगता है उसमें, ठीक है ना। तभी आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होती है मोबाइल की। ओके, तो यही टॉपिक है हमारा आवेशन, ठीक है ना। तो आवेशन क्या होता है, आवेशों को संग्रहित करने की प्रक्रिया, क्या है, आवेशों को संग्रहित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। आवेशन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की विधियां होती है। कौन कौन सी, पहला है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला देख लेते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब होता है, देखिए घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे घर्षण का अर्थ होता है रगड़ना, क्या होता है, रगड़ना। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है कि एक वस्तु पर धनावेश तो दूसरी वस्तु पर उतनी ही मात्रा में, कितनी मात्रा में, जितना धनावेश है इस वस्तु पर तो उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उस दूसरी वस्तु पर आ जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लास्टिक की कुर्सी, देखिए प्लास्टिक की कुर्सी है,
इससे हाथों के बालों का आवेशित होना। देखिए, जो प्लास्टिक की कुर्सी है, इससे जब आपका रगड़ खाता है हाथ, तो आपके हाथों के जो बाल हैं, वो प्लास्टिक की कुर्सी के पास जाने पर आपके जो हाथों के बाल हैं, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? देखा होगा आप लोगों ने, तो वो इसी के कारण होता है, घर्षण द्वारा आवेशन के कारण। ठीक है ना? जैसे कि आपके कपड़े हैं, उससे रगड़ खाते हैं, तो प्लास्टिक की कुर्सी के पास जब आप लेके जाते हो, तो फिर बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? इस वजह से। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, रूखे बालों से कंघी का आवेशित होना। देखिए, जब भी आप आपके सूखे बाल हैं, उस पर जब आप कंघी को चलाओगे, तो कंघी के पास जब आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो कागज़ के टुकड़े आपकी कंघी से चिपक जाते हैं। ठीक है ना? तो वह घर्षण द्वारा आवेशन की वजह से ही होता है। ठीक है? आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश जिन पर होता है, वो एग्जाम्पल है कांच की छड़, दूसरा है बिल्ली की खाल और तीसरा है ऊनी कपड़ा। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? प्लस चार्ज रहता है, धना आवेश रहता है। ठीक है ना? और जो ऋण आवेश रहता है, वो होता है यहाँ पे रेशमी कपड़ा, प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़, एम्बर और अगला यहाँ पे रबड़। ठीक है ना? इन पर आपके जो नेगेटिव चार्ज है, वो रहता है। ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, दूसरा हमारा टाइप है चालन द्वारा आवेशन। कौन सा आवेशन? चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? जब एक अनावेशित या फिर उदासीन, देखिए अनावेशित और उदासीन बात एक ही है। उदासीन का मतलब होता है कि उस पर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, और उदासीन का मतलब भी नेट चार्ज जीरो है। भाई, नेट चार्ज जीरो का मतलब होता है कि उसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या जीरो है, यानी कि बराबर है। ठीक है ना? धनावेश, जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे, तो आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना? तो जब एक अनावेशित या उदासीन वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश, समान प्रकृति मतलब मान लीजिए दूसरी वस्तु हम धनावेशित के लेके आ रहे हैं, तो जो पहले वाली वस्तु है, ठीक है ना, जिसके पास हम लेके आ रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है? चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोला है जिस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि ये अनावेशित धातु का गोला है। ठीक है ना? ये इस तरीके से स्टैंड पर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है ना? और इसके पास हम लेकर आते हैं कोई भी धनावेशित, ठीक है ना, इस तरीके से धनावेशित वस्तु हम लेकर आते हैं। ठीक है ना? तो जब इसके पास हम लेकर आएंगे, मान लीजिए इस तरीके से हमने दोनों को इस तरीके से स्पर्श करवा दिया। ठीक है ना? स्पर्श करवाने पर क्या होता है कि जो यहाँ पे ये जो धनावेश है, ये दोनों में बट जाएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से दोनों में धनावेश उत्पन्न हो जाएगा समान मात्रा में। ठीक है ना? भाई, जिस प्रकार की आवेशित धातु को हम अनावेशित धातु के पास लेकर आते हैं, उसी प्रकृति का आवेश दूसरी धातु पर हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो है, ये अनावेशित धातु का गोला है, इसके पास हम पॉजिटिव यानी कि धनावेशित धातु का गोला लेकर आए। इन दोनों को जब हमने स्पर्श करवाया, तो क्या हो गया? दोनों पर समान मात्रा में और समान प्रकृति का आवेश वितरित हो गया। ठीक है ना? तो आप समझ गए। चलिए, अगला हमारा जो टाइप है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना? इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको समझते हैं। बिना स्पर्श किए मतलब इससे दूर ही रहना है, या बिना संपर्क में लाए, यानी कि इसको बिना तो छुए और बिना इसके संपर्क में यानी कांटेक्ट में आए, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इसमें आप क्या समझे? देखिए, आपने जो ऊपर वाले जो 2 टाइप पढ़े, एक तो घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा चालन द्वारा आवेशन, इन दोनों से तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल परे है। यानी कि प्रेरणन में ये होता है कि ये प्रेरित होता है, यानी कि इसमें ना तो स्पर्श करना होता है, ना इसके संपर्क में आना होता है, और उदासीन वस्तु को ये आवेशित कर देती है ये प्रक्रिया। ठीक है ना? अब ये कैसे करती है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुछ निम्न स्टेप्स हैं, यानी कि ये स्टेप्स हैं, इनको हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट, एक उदासीन वस्तु का गोला है। मान लीजिए ये कोई उदासीन वस्तु का गोला है जो कि कुचालक स्टैंड पर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है ना? इस कुचालक स्टैंड पर क्या है? रखा हुआ है। ठीक है? अब उदासीन का मतलब होता है कि उसमें नेट चार्ज जीरो, यानी कि जितने धनावेश उतने ऋणावेश। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 धनावेश है और 2 ऋणावेश है, तो यहाँ पे इसका नेट चार्ज कितना हो गया?
0 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुचालक स्टैंड है, ये हो गया आपका कुचालक स्टैंड, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु आपकी हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपका ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इसके पास मान लीजिए यही धातु का गोला है, इस पर नेट चार्ज 0 है, कुचालक स्टैंड पर ये रखा हुआ है, ठीक है ना, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब इसके पास क्या करते हैं हम, ऋण आवेशित, मान लीजिए ये ऋण आवेशित धातु की छड़ हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ऋण आवेशित धातु की छड़ है, ठीक है ना। इसको हम लिख देते हैं ऋण आवेशित, ऋण आवेशित धातु की छड़, ठीक है ना। ये क्या है, ऋण आवेशित धातु की छड़ है, इसको इसके पास लेकर आ रहे हैं भाई। इसको हम टच नहीं करवाएंगे, इसको यहाँ पे इसको टच नहीं करवाएंगे, ना ही इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे, बस इसके थोड़ा सा पास लेकर आना है, ठीक है ना। तो पास लेकर आने से क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे थर्ड स्टेप है अपना, जैसे ही ऋण आवेशित धातु की छड़ को उदासीन गोले के पास लेकर आते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये अपना गोला है, ठीक है ना, उदासीन गोला है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब ये जैसे ही ऋणावेशित धातु की छड़ इसके पास लेकर आते हैं, तो ये जो धातु का गोला है, इसमें जो धन आवेश है, जो धन आवेश थे यानी कि प्लस वाले, वो इस धातु की छड़, जो ऋणावेशित धातु की छड़ है, इसके पास यानी कि इससे आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि इस तरीके से, पॉजिटिव इस तरीके से, और नेगेटिव जो है यानी कि जो ऋण आवेशित है वो इससे दूर यानी कि इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं। भाई आप लोगों ने आवेश की प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो प्रकार के आवेश आप लोगों ने पढ़े हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इससे आकर्षित हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आगे देखें यहाँ पे, उसके बाद उदासीन वस्तु को क्या करते हैं, यानी कि इस गोले को क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ भाई ऋणावेशित धातु की छड़ की तरफ हो जाते हैं, और जो नेगेटिव है वो दूर इससे प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और ये आपका कुचालक स्टैंड है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये जो धातु का गोला है, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं, यानी कि इसको भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है ना, इसको भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो कि दूर है, इससे प्रतिकर्षित हो रहा है, वो ग्राउंड में चला जाता है, यानी कि ये पृथ्वी में चले जाते हैं, ये जो ऋण आवेश है ये पृथ्वी में चले जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इस भू संपर्कन को तो हटा लिया जाता है, ठीक है ना, इस स्टेप में इस भू संपर्कन को हटा लिया जाता है, और फिर क्या होता है, जो यहाँ पे धन आवेश है वो शेष बच जाते हैं, ठीक है ना, और ये ऋण आवेशित धातु की छड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज की, फिर इसके बाद क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज की जो छड़ है इसको भी हम हटा लेते हैं। फिर क्या होता है कि इस धातु के गोले पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो समान रूप से इसमें वितरित हो जाते हैं, यानी कि इसमें बिखर जाते हैं, ठीक है ना, इस गोले के अंदर, यानी कि फाइनली हमको क्या मिल गया, एक आवेशित धातु का गोला मिल गया, जो कि धन आवेशित धातु का गोला है, ठीक है ना। तो आप लोग जो कंप्लीट जो इसका प्रोसेस है वो आप लोग समझ गए हैं। तो फिर से आप देख लीजिए इसको, बाकी मैंने सारी चीजें यहाँ पे साइड में स्टेप्स में लिख रखी हैं, ठीक है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो, बाकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब इसमें जो अपन एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि यहाँ पे तो हमने क्या किया कि इसके पास में एक ऋणावेशित धातु की छड़ लेकर आए, हो सकता है कि यहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज की लेकर आए, तो क्या होगा, जो हमको धातु का गोला है उस पर कौन सा आवेश मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज की छड़ लेकर आए, ठीक है ना। तो इससे एक निष्कर्ष जरूर निकलता है, तो वो निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए जिस प्रकार के आवेश की छड़ को उदासीन वस्तु के पास लेकर आते हैं, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, हमें उस छड़ पर उपस्थित आवेश के विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है, ठीक है ना। किस प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का। जैसे कि यहाँ पे अपन क्या लेकर आए थे, नेगेटिव चार्ज की छड़ लेकर आए थे, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिला इस पर, किस पर, इस गोले पर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेकर आते तो इस पर क्या मिलता, हमको नेगेटिव मिलता, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया ये बात, ठीक है ना, समझ में आ गई। चलिए अगला यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है कि चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका चालक। चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है चालक कहलाते हैं। भाई जिनमें धारा का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक होती हैं। जैसे कि चांदी, भाई चांदी के तार होता है, चांदी एक चालक पदार्थ होता है, तांबा होता है, लोहा,
ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला है यहाँ पे कुचालक या विद्युतरोधी, यानी कि वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह संभव नहीं होता है। कुचालक का मतलब यही है कि उसमें चालकता तो है ही नहीं, ठीक है ना, उसमें आवेशों का प्रवाह संभव ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में करंट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है ना। ऊन है, रेशम, कांच, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और लास्ट है यहाँ पे अर्धचालक। अर्धचालक ऐसा पदार्थ है जो चालकता, जिसकी चालकता क्या होती है? चालकों से कम, ठीक है ना, चालक जो होते हैं उससे कम, और जो कुचालक है उनसे ज्यादा, ऐसे पदार्थ क्या क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक अपन ने कवर किए आवेशन, ठीक है ना, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना आप आज की क्लास कैसे लगी। बाकी इसका जो पीडीएफ है, ठीक है ना, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।